Assalamu alaikum. My name is Zahid Jamshed Shah. I am physics teacher in Learners of School Kotadu. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ओके, पेज नंबर 2 पे सबसे पहले एंड पे डेफिनेशन मौजूद है साइंस की। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ये मैं आपको बाद में हाईलाइट करा दूंगा। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इसके बाद साइंस इज ए लेटन वर्ड, ये एमसीक्यू है, लेटन एमसीक्यू है। मीन साइंसिया, लेटन वर्ड साइंसिया से साइंस निकला है और साइंसिया मीन नॉलेज। इसके बाद डेफिनेशन है नेचुरल फिलॉसफी। इसकी डेफिनेशन है नॉट अंटिल 18th century वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर ए सिंगल सब्जेक्ट। यानी 18th century से पहले तक बहुत सारे सब्जेक्ट जो है एक ही बुक के तहत पढ़ाए जाते थे जिसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। फिर नॉलेज इंक्रीज हो गया। नॉलेज इंक्रीज होते ही नेचुरल फिलॉसफी को टू पार्ट्स में चेंज कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया टू पार्ट्स में। नंबर 1 फिजिकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में स्टूडेंट्स हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल साइंसेस में स्टडी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करते हैं। हमारे कोर्स में ये इंक्लूड नहीं है, फिजिकल साइंसेस इंक्लूड है। हम इसको फिर आगे लेके चलते हैं। 19th century में फिजिकल साइंसेस को 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया गया। पहला है फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 जियोलॉजी, नंबर 5 मेट्रोलॉजी। फिजिक्स इन 5 ब्रांचेस में, 5 डिसिप्लिन में फंडामेंटल है, बेसिक है। यानी फिजिक्स के बगैर इन 4 की कोई अहमियत नहीं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी and their interaction। यानी फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को करते हैं, और इन दोनों का, मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन, आपस में ताल्लुक, इनका डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिजिक्स की टाइप्स आ गई, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स, नंबर 2 हीट, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 लाइट, ऑप्टिक्स, जिसे लाइट को ऑप्टिक्स भी कहते हैं, नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, नंबर 6 एटॉमिक फिजिक्स, नंबर 7 न्यूक्लियर फिजिक्स,
नंबर 8, प्लाज्मा फिजिक्स। और नंबर 9, जियो फिजिक्स। ये हमारी 9 ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। इन सब की अलग-अलग हमने स्टडी करनी है। और सबसे पहले मैकेनिक्स, इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हीट में नेचर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। साउंड में प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट, ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लाइट, प्रॉपर्टीज and use of optical instruments। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का आपस में ताल्लुक, यानी जहां से भी, जिस वायर में से भी करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, वहां पे टेम्परेरी मैग्नेट ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा और मैग्नेट बन जाएगा। साथ ही स्विच ऑन किया तो मैग्नेट बनेगा, करंट के फ्लो करने से। स्विच ऑफ करेंगे, जैसे ही करंट खत्म, मैग्नेट भी खत्म। दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट। और इसके भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, relation with magnetism, relation with magnet, मैग्नेट के साथ रिलेशन। इसको एटॉमिक फिजिक्स अपने नाम से जाहिर है, एटम से निकला एटॉमिक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के अंदर जो सेंटर में उसकी पॉजिटिव बॉडी मौजूद है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टडी करना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के न्यूक्लियाई को स्टडी करना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई। सिंगल न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उन्हें न्यूक्लियाई कहा जाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई। और प्लाज्मा फिजिक्स में आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के आप अब तक पढ़ते आए हैं 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब गैसेस को हीट अप किया जाता है तो गैसेस ब्रेक हो जाती हैं आयंस में, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो प्लाज्मा जो है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। फोर्थ स्टेट है। और आखिरी हमारे जियो फिजिक्स, जियो मीन अर्थ, अर्थ को स्टडी करना। अर्थ को स्टडी करने हमें पता है अर्थ के ऊपर सी भी है, हिल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हर चीज है। तो अर्थ को हमें स्टडी करना है, ये तो हो गया। लेकिन अंदर का तो हमें नहीं पता कि अर्थ के अंदर क्या चीज है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।
ओके स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक में सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर साइंस लेटिन वर्ड है, एमसीक्यू है, लेटिन वर्ड साइंसिया है, साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। फिर नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, ये लिखी हुई है। अब नेचुरल फिलॉसफी को 18वीं सेंचुरी के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया जब नॉलेज इंक्रीज हुआ। एक फिजिकल साइंसेज, दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंसेज में लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस को 19वीं सेंचुरी में 5 डिसिप्लिन में चेंज कर दिया गया। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा एस्ट्रोनॉमी, चौथा जियोलॉजी और पांचवा मेट्रोलॉजी। ओके, इसके बाद फिजिक्स, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है, इन चारों की अहमियत फिजिक्स के बगैर कुछ नहीं है, तो फिजिक्स फंडामेंटल है। फिजिक्स की डेफिनेशन, वो इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर को, एनर्जी को डिस्कस करना और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, इनका ताल्लुक भी डिस्कस करना। फिर फिजिक्स की ब्रांचेज आ गई, ये 9 ब्रांचेज हैं। पहली मैकेनिक्स, दूसरी हीट, तीसरी लाइट, तीसरी साउंड, चौथी लाइट, पांचवी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, छठी एटॉमिक फिजिक्स, सातवीं न्यूक्लियर फिजिक्स, आठवीं प्लाज्मा फिजिक्स और लास्ट जो है वो जियो फिजिक्स। मैकेनिक्स में मोशन को स्टडी करते हैं, हीट में नेचर और ट्रांसफर ऑफ हीट स्टडी करते हैं, साउंड में प्रॉपर्टीज और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, लाइट में प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्जेस को रेस्ट पे और मोशन में डिस्कस करते हैं और फिर उनका ताल्लुक मैग्नेट के साथ। एटॉमिक फिजिक्स में पूरे एटम को स्टडी करना, न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम की पॉजिटिव पार्टी जो सेंटर में मौजूद है उसे डिस्कस करना, और प्लाज्मा फिजिक्स में आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो गैसेस हीट अप होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ब्रेक होने से उनके अंदर आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो कि फोर्थ स्टेट है। और लास्ट में जियो फिजिक्स जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करना। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पेज हाईलाइट कर लीजिए, पेज नंबर 2 एंड पे, सेकंड लास्ट लाइन के एंड पे साइंस की डेफिनेशन, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। फिर आगे एमसीक्यू, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंसिया which means knowledge, ये एमसीक्यू आगे। फिर आगे नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन अंडरलाइन करते जाइए। नॉट until 18th century various aspects of material objects were studied under the single subject called natural philosophy। उसके बाद नेचुरल फिलॉसफी को 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया गया, फिजिकल साइंसेस which deal with the non-living things, biological sciences which deal with the living things। इसके बाद फिजिकल साइंसेस के डिसिप्लिन्स, 5 डिसिप्लिन्स, नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 जियोलॉजी, नंबर 5 मेट्रोलॉजी। इसके बाद फिर फिजिक्स की डेफिनेशन इसी पेज पे, इसी पैराग्राफ में चौथी लाइन से, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ये 9 ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। ओके, ये 2 और 3 पेज आपने हाईलाइट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 4 पे, फिजिकल क्वांटिटीज। Page 4, physical quantities। All measurable quantities are called physical quantities। All measurable quantities are called physical quantities। For example, length, mass, time, etc।
फिजिकल क्वांटिटीज की टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एमसीक्यू है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट क्या आपने अपनी हाइट चेक की है, तो हाइट में जो आपकी वैल्यू आई है, फर्स्ट किया वो वैल्यू है 5 फीट 2 इंचेस। तो आप 5 फीट 2 इंचेस जब बताएंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 5 फीट। आपकी अगर फर्स्ट किया आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब बताएंगे तो 5 और 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी, और यूनिट्स बन जाएंगे जो आपने बताया फीट और इंचेस। ठीक है जी। इसी तरह अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। एक है बेस क्वांटिटीज, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed। यानी बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। और ये बेस क्वांटिटीज 7 हैं, 7 इन नंबर्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities। ये बेस क्वांटिटीज से जाहिर की जाती हैं। बेस क्वांटिटीज खुद किसी से जाहिर नहीं होती, एक दूसरी क्वांटिटीज को जाहिर करती हैं। इसमें आ जाता है ईजी, वॉल्यूम, स्पीड, ईटीसी। बेताश है ये, इसलिए ईटीसी। और ये 7 है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 8वीं नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, इसलिए ईटीसी लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद यूनिट की डेफिनेशन है। सिस्टम इंटरनेशनल का टॉपिक है, और इस टॉपिक में सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन है, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। Once a standard is fixed, it is called unit। इसके बाद एसआई की डेफिनेशन है, सिस्टम इंटरनेशनल की। बोर्ड में क्वेश्चन भी इसी तरह आना है, डिफाइन एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस on weights and measures in 11th General Conference on weights and measures held in Paris
इन 1960। पेरिस फ्रांस का कैपिटल सिटी है पेरिस। 1960 में वहां पे जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वेट्स एंड मेजर पे, adopted a worldwide rule called worldwide rule for measurements, इसे SI कहते हैं। डिफाइन SI सिस्टम इंटरनेशनल। अब आप ये पेज नंबर 4 और 5 पे हाईलाइट कर लीजिए। पेज नंबर 4 फिजिकल क्वांटिटीज, पहली 2 लाइनों में डेफिनेशन मौजूद है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटीज has 2 characteristics, numeric value and unit। इसके बाद लास्ट लाइन पे आ जाएं इसी पेज की। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इन 2 parts, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे आए। बेस क्वांटिटीज सबसे पहले। अब बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन यहां भी लिखी हुई है और ये इधर ब्लॉक में भी मौजूद है, तो आप ब्लॉक वाली करें या ये करें जो आपका दिल करे। इसके बाद बेस क्वांटिटीज, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये ब्लॉक में भी लिखी है और ये साइड में भी लिखी है। आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन, पहला पैराग्राफ उसकी 6th लाइन में आए। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This is called unit. इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में 5वीं लाइन पे आए। SI की डेफिनेशन है, सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन है। The 11th General Conference on Weights and Measures held in Paris in 1960 adopt a worldwide system of measurements called International System of Units। शॉर्ट वर्ड में इसको SI कहते हैं और क्वेश्चन बोर्ड में भी इसी तरह आता है, डिफाइन SI। इसके बाद इसी पेज पे, पेज 5 पे एंड पे, बेस यूनिट्स यानी बेस क्वांटिटी के बेस यूनिट। तो पहली लाइन में डेफिनेशन है बेस यूनिट की। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है मिनी एक्सरसाइज में, यहाँ पे एक MCQ मौजूद है। वैसे तो ज्यादा MCQ है, सारे हाईलाइट कर लें आप। पहला है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये हाईलाइट किया हुआ है, आप भी कर लें। दूसरा MCQ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। फिर उसके बाद तीसरा MCQ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पे 3 डला हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। चौथा MCQ है 1 ml इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। और आखिर पे 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू डैश लीटर लिखा हुआ है, डैश की जगह पे 1000 लिख लें। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, पेज 5 तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। पेज 6 पे आते हैं। पेज 5 के एंड पे हमने बेस यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। द यूनिट विच डिस्क्राइब
बेस क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे पेज 6 से पेज नंबर 6, derived units, the unit which describe derived quantities. यहां से और कुछ नहीं करना आपने। पेज नंबर 6 पे ये दो टेबल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं ये। ऊपर वाली टेबल जो है टेबल 1.1, ये बेस यूनिट्स की और बेस क्वांटिटीज को उसने इसमें बताया है। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटीज के सैंपल हैं, फिर 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स के नाम हैं, फिर 7 बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट जो उनके हैं उनके 7 बेस यूनिट्स के सैंपल हैं। पहले बेस क्वांटिटी, फिर बेस क्वांटिटी का सैंपल, फिर बेस यूनिट, फिर उसका सैंपल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे लास्ट में टेबल 1.2 है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपके इस टेबल में उसने 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज दी हैं। पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, फिर उनके सैंपल हैं, फिर उनके डिराइव्ड यूनिट्स हैं, फिर उनके सैंपल हैं। इसके बाद पेज 7 पे क्विक क्विज है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपने बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है जो हमने पेज 5 पे पढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। तो इनमें आपने ये एमसीक्यू है, टिक कर लें। डिस्टेंस लिखा हुआ है डी पे, ये चौथे पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस, ये आपकी बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ बेस क्वांटिटी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं उसने मुख्तलिफ। वो कहता है इनमें से आप चूज करें कि कौन सी बेस क्वांटिटी है, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो इसमें 4 बेस क्वांटिटीज हैं और 4 ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसने जो 8 दी हैं। इन 8 में कौन सी 4 बेस है? पहली है मास जो तीसरे नंबर पे लिखी है, 3rd नंबर पे मास, 5 नंबर पे टाइम, 6 नंबर पे लेंथ और 7 नंबर पे टेम्परेचर। ये 4 बेस क्वांटिटीज हैं। बाकी 1, 2, 4 और 8 ये चारों की चारों डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। पेज 7, प्रीफिक्सेस। Prefixes are the words or letters added before SI unit. SI यूनिट से पहले जो वर्ड या लेटर हम यूज करते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। E.g. किलो, मेगा, गीगा, ये जो हम यूज करते हैं SI यूनिट से पहले इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। यहां से और कुछ नहीं करना आपने। और पेज नंबर 7 पे प्रीफिक्सेस की ये टेबल है 1.3, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें यहां पे लिखा है डेका, डेका और उसके नीचे लिखा है डेसी। डेका और डेसी के दरमियान ये लाइन लगा लें, एक डेका और डेसी के दरमियान यहां पे एक लाइन लगा लें। इस लाइन से ऊपर जितनी क्वांटिटीज हैं, जितनी प्रीफिक्सेस हैं, वो सारी की सारी मल्टीपल्स कहलाती हैं। और इस लाइन से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सब मल्टीपल्स कहलाती हैं। डेका से स्टार्ट करके एक्सा तक ऊपर की तरफ तमाम वैल्यूज मल्टीपल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है इन सब में। 10 की पावर पॉजिटिव है, जबकि
लाइन से नीचे डेसी से लेके एटो तक तमाम की पावर देख लें नेगेटिव है, इसलिए सारी सब मल्टीपल्स कहलाती हैं। इसके अलावा ये तमाम एमसीक्यूज एंड पेज के 7 पेज के एंड के ऊपर ये एमसीक्यूज हैं 200,000 ms-1 से लेके 3300 मेगाहर्ट्ज तक ये सारे एमसीक्यूज हैं, बोर्ड में आ सकते हैं। पेज नंबर 8 पे स्टार्ट में ये सारे एमसीक्यूज हैं, हाईलाइट कर लें। ये भी बोर्ड में आ भी चुके हैं, आ भी सकते हैं, आ भी चुके हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में अक्सर औकात बोर्ड में आती है वो है साइंटिफिक नोटेशन। पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पेश आई हमें? हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, जैसे ये इसी तरह बहुत छोटे छोटे नंबर भी थे। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप इसे पढ़ें। इसी तरह बहुत छोटा नंबर है, इसे पढ़ें। ना हम इसे पढ़ सकते हैं ना इसे पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। इसलिए इन नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पेश आई। साइंटिफिक नोटेशन में चूंकि इस नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं है, इस नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। ये एंड से डेसिमल पॉइंट उठा के लेफ्ट साइड से पहला नंबर जो नॉन जीरो हो उसके दरमियान में ये डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हर स्टेप 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब हम 14 स्टेप्स चल के आए हैं, हर स्टेप 10 का है, तो 10 की पावर 14। तो इसका मतलब ये हो कि अब हम इस नंबर को जल्दी से पढ़ सकते हैं। कैसे? 2.54 मल्टीप्लाई 10 पावर 14। पहले ये नंबर पढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह यहां पे इसका डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, इसको भी उठाइए, लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो के बाद प्लेस कर दें। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो यही है, बाकी सारे जीरो हैं। ये बन जाएगा 1.34 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड से आया तो यहां पे प्लस का 14 है। ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे से आया तो यहां पे माइनस का 14 आएगा, क्योंकि लेफ्ट से आ रहा है। तो इनको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, ए नंबर which is expressed in some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। ये इसकी डेफिनेशन है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। 2.3 10 पावर 4, ये हमने वैसे लिख दिया एक नंबर, लेकिन डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है। 10 की कोई भी पावर लिख सकते हैं। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन नंबर बन गया। ठीक है जी, इसे हाईलाइट कर ले पेज नंबर 8 पे। साइंटिफिक नोटेशन, तीसरी लाइन में एक एमसीक्यू है। द मून इज 384 और 6 जीरोज हैं मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये एमसीक्यू है और इसे लिखेंगे 3.84 10 पावर 8 मीटर। ये हाईलाइट करें बोल्ड लेटर्स में। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 and 10। और ये नीचे एग्जांपल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल नंबर 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब ये 62,750 को लिखने के मुख्तलिफ तरीके बता रहा है। इन तरीकों में 1 2 3, ये जो 3 उसने आपको वेज बताए लिखने के 62,750, इसमें जो दरमियान वाली वैल्यू है 6.275 10 पावर 4, यही साइंटिफिक नोटेशन में है, इसे हाईलाइट कर ले, यही इसके एग्जांपल है। बाकी कोई भी वैल्यू जो इसने एग्जांपल में दी है, वेज बताए हैं, वो नहीं है, सिर्फ यही मिड वाली 6.275 10 पावर 4 इज द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद क्विक क्विज में नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। पेज नंबर 7 पे आइए, टेबल 1.4 है, इस टेबल में ये 5 प्रीफिक्स लिखी हुई हैं, यही कॉमनली यूज होती हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इस बार क्वेश्चन 2 है, सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। यहां पे उसने कहा मून इज 384,000 किलोमीटर अवे। यहां कह रहा है सन के बारे में, जितना ये लिखा हुआ है सन इतना ही दूर है। कहता है इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो हम इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं पहले और फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पेज नंबर 8 हमारा चल रहा है, इसमें कोई क्विज है। क्वेश्चन 2, 100 and 50 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस है। सन और अर्थ के दरमियान ये डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है 150, ये लिख दिया। आगे मिलियन है, मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, इसमें 6 जीरोज आएंगे, हम ये 6 जीरोज लिख देंगे। आगे किलोमीटर है, किलोमीटर, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म हो गई। इसके बाद ऑर्डिनरी फॉर्म, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो जाहिर है इसका डेसिमल पॉइंट भी नजर नहीं आ रहा। जिसका डेसिमल पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो वो एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है। हम इसका डेसिमल पॉइंट एंड से उठाएंगे और लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो के बाद लगा देंगे, ये बन जाएगा 1.5 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, हर स्टेप 10 का है, 10 पावर 8, राइट साइड से आया तो +8 किलोमीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यूज दिए थे 4। पहला है वो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका आंसर होगा 3 × 10 पावर 9। दूसरा 64 1 2 3 4 5 मीटर, इसका भी इसी तरह 6.4 10 पावर 6 मीटर। तीसरा हमारे पास है सी पार्ट 0.8 जीरो के बाद 16 और जी, ये डेसिमल पॉइंट यहां से उठाएंगे यहां ले आएंगे
1.6 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 लेफ्ट से आया, इसका ये आंसर। और आखिरी जो है डी पार्ट पेज नंबर 8 के क्विक क्विज में सेकंड, इसका डेसिमल पॉइंट उठाएं, 5 के बाद लगा दें, 1 2 3 4 5 -5 सेकंड। तो ये 4 MCQs हैं पेज नंबर 8। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। measuring instruments, used to measure different physical quantities या वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, मास, टाइम है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, उनको मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। ईजी लेंथ, मास, टाइम, ETC, इनको मेजर करने के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मीटर रूल। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल, यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा उनमें से एक का नाम है मीटर रूल। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, यानी मीटर रूल 1 मिलीमीटर से छोटी कोई वैल्यू लेंथ मेजर नहीं करेगा। आपके जो बैग के अंदर स्केल मौजूद है उसकी सबसे पहली लाइन, जीरो वाली लाइन को छोड़ के उससे अगली जो लाइन आ रही है वो 1 मिलीमीटर की है। उन दोनों के दरमियान गैप 1 मिलीमीटर है, यानी मीटर रूल 1 मिलीमीटर से छोटी कोई वैल्यू मेजर नहीं करेगा। इसकी हद 1 मिलीमीटर तक है। ठीक है जी। इसके बाद अब ये हाईलाइट कर लें बेटे, पेज नंबर 9, सबसे ऊपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहली 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन मौजूद है जो मैंने वहां पे लिखी है, यूज टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम। इसके बाद मीटर रूल आ गया। मीटर रूल की पहली लाइन के अंदर मीटर रूल इज ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां तक हाईलाइट कर लें, ये मीटर रूल की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट की डेफिनेशन जो मैंने यहां पे लिखा है 1 मिलीमीटर, इसकी डेफिनेशन इसी पैराग्राफ के 3rd लास्ट लाइन पे देखें। 10 के बाद 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. क्लियर? यानी 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं करेगा, यही इसका लीस्ट काउंट है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो होती है ये ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर के पास होती है। यूज टू मेजर लेंथ। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। ब्लैकस्मिथ एंड कारपेंटर यूज द मेजरिंग टेप। अब ये मेजरिंग टेप मुख्तलिफ लेंथ में मिलती है, 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की भी होती है, 50 मीटर की भी होती है,
100 मीटर की भी होती है। ठीक है जी। मेजरिंग टेप में आपने ये सारा हाईलाइट कर लें, द मेजरिंग टेप, इसको सारे का सारा पैराग्राफ पेज 9 का जो एंड है, ये सारे का सारा पैराग्राफ आप हाईलाइट कर लें, ये आपने सारा करना है। इसके बाद आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स, पेज नंबर 10। मीटर रूल का लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ अगर आ जाए हमारे पास तो वो मीटर रूल के बस की बात नहीं है कि वो मेजर करके दे। तो जाहिर है हम उस वैल्यू को छोड़ तो नहीं सकते, हमें मेजर करना है। तो हमें मेजर करने के लिए फिर 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू के लिए वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत होगी। और वर्नियर कैलिपर कितनी मेजर करेगा? फर्ज किया हमारे पास ये 1 मिलीमीटर है, ये अगर 1 मिलीमीटर है तो वर्नियर कैलिपर कितनी मेजर करेगा? ये एक पार्ट वर्नियर कैलिपर मेजर कर देगा। यानी हमने 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट्स बना लिए, 10 इक्वल पार्ट्स, और ये एक पार्ट जो है ये मेजर कर देगा वर्नियर कैलिपर। यानी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लीस्ट काउंट इसका बन जाएगा 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, इस तरह का होता है ये, इसे कहते हैं जा ए। इसके ऊपर मेन स्केल होता है, दूसरा होता है जा बी, इसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है। ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। मेन स्केल पे जा ए होता है, वर्नियर स्केल पे जा बी होता है। यानी ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स of vernier calipers. Number 1, jaw A having main scale. Number 2, jaw B having vernier scale. तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या है? इट कैन मेजर more accurate value than meter rule. इसके 2 पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स जा ए जा बी। जा ए पे मेन स्केल है, जा बी पे वर्नियर स्केल है, और इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो पेज नंबर 10 पे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जो है वो आप हाईलाइट कर लें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 10 वर्नियर कैलिपर्स, ऊपर से पहले 3 लाइनें सारी हाईलाइट करें और
इस डायग्राम के नीचे सारा पैराग्राफ हाईलाइट कर लें। फिर मैं बताता हूं आपको कि डेफिनेशन कहां तक जा रही है। पहली 3 लाइनें और चौथी लाइन ए से पहले यहां तक डेफिनेशन है, यानी द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग ए मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, यहाँ ग्रेटर बड़े की सेंस में नहीं है, यहाँ ग्रेटर बेटर की सेंस में है, बेहतर। 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिपर्स। यहां तक ये डेफिनेशन है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लिख लें आप, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और ये मेजर पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हाईलाइट कर लें आप। डेफिनेशन के फौरन बाद, ए वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 jaws, one is fixed jaw with main scale attached, और उसके बाद लाइन छोड़ के, the other jaw is movable jaw, it has vernier scale having 10 division over it। ठीक है जी, यहां तक ये 2 पार्ट्स का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 0.9 मिलीमीटर लिखा हुआ है, इसके फौरन बाद लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन 1 small division on main scale, the difference between 1 small division on main scale division and 1 vernier scale division is 0.1 millimeter. It is called least count of vernier calipers। इसके बाद ये फार्मूला है लीस्ट काउंट फाइंड करने का वर्नियर कैलिपर्स के, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल। 0.1 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट LC, L से लीस्ट, C से काउंट, LC लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद इसी पेज के बिल्कुल एंड पे आ जाए, यहां एक इंपॉर्टेंट MCQ है, जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। नेगेटिव, इसमें MCQ बन जाएगा, जीरो करेक्शन इज डैश ऑफ जीरो एरर नेगेटिव। इसके बाद आता है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, पेज 11। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये 1 मिलीमीटर था, तो ये 0.1 मिलीमीटर। पेज नंबर 11। वर्नियर कैलिपर्स हमारा टॉपिक चल रहा है। पेज 11 पे है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर की डेफिनेशन क्या है? If zero of main scale coincides
मिल जाना, with the zero of वर्नियर स्केल। यानी अगर हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जार्स को क्लोज करें और क्लोज करने से मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक सीध में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, जीरो एरर इज जीरो। तो ये जीरो एरर जीरो की डेफिनेशन है, व्हेन देयर इज जीरो एरर। फिर इसके बाद डेफिनेशन है जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, व्हेन जीरो एरर एग्जिस्ट। व्हेन जीरो एरर एग्जिस्ट, जीरो एरर कब होगी? यहां तो नहीं है, जीरो एरर जीरो है, जब मिल जाए कब होगी? इफ जीरो ऑफ मेन स्केल does not coincide with zero of vernier scale, जीरो एरर एग्जिस्ट कर जाएगी। जब डज नॉट कोइंसाइड हो तो जीरो एरर एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर उसके बाद डेफिनेशन है व्हेन जीरो एरर इज पॉजिटिव या पॉजिटिव जीरो एरर। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on right side of zero of main scale। ठीक है जी। फिर होगी जीरो एरर नेगेटिव। If zero of vernier scale is on left side of zero of main scale। ये चीजें क्या होती हैं? जीरो एरर क्या है, जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर कब होगी, जीरो एरर पॉजिटिव होगी, जीरो एरर नेगेटिव होगी। जब आप वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जार्स को जेंटली मिलाते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाती है। ये जार ए पे मेन स्केल होता है, और इसी तरह जार बी पे ये वर्नियर स्केल होता है। जब हम दोनों जार्स को इस तरह जेंटली मिलाते हैं तो ये वर्नियर स्केल का जार, वर्नियर स्केल जो है इसका जीरो, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो इसका जीरो इसकी सीध में आ जाता है। ये सीध में आ गया, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। तो जब सीध में आ जाएगा कोइंसाइड, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो एरर। जीरो इस सूरत हाल में जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं, इसका मतलब यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार हमें 100% ठीक इंस्ट्रूमेंट मिले। यूज करने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। तो फिर अगर जीरो एरर
एग्जिस्ट कर जाता है, फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो जीरो एरर एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर सूरत हाल क्या होगी? जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा कि जब वर्नियर स्केल का जीरो इसकी सीध में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा। ये दूसरी बात आ गई। जब नहीं आएगा तो फिर दो बातें होंगी कि ये वर्नियर स्केल का जीरो या तो इस मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे ठहर जाए या लेफ्ट साइड पे आ जाए। जब राइट साइड पे आएगा तो सूरत हाल ये बन जाएगी। इसको मतलब राइट साइड पे चला गया तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अगर लेफ्ट पे चला जाता है वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट पे चला गया, ये राइट पे, ये लेफ्ट पे। जब लेफ्ट पे चला गया तो जीरो एरर नेगेटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हाईलाइट कर लें पेज नंबर 11। पेज 11 पे ये पैराग्राफ पूरे का पूरा हाईलाइट करें और ये चारों जो डेफिनेशन यहां मैंने लिखी हुई है ये चारों इसमें आ रही हैं। पहले है टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। जाज को आराम से बंद करें। पहली दूसरी लाइन में डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है जीरो एरर जीरो की। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर जीरो। ठीक है। उसके बाद फिर जीरो एरर विल एग्जिस्ट व्हेन जीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड। ये ठीक है। उसके बाद फिर जीरो एरर विल पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड, जीरो नेगेटिव, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड। ओके, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। यहां वर्नियर कैलिपर क्लोज हो गया। अब बात यह है बेटे, हमने मीटर रूल पढ़ा, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था। वो 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं करता था। जाहिर है हमें एक और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी जो 1 मिलीमीटर से छोटी 0.1 मिलीमीटर तक इसका लीस्ट काउंट है, यानी 0.1 मिलीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। इसका नाम वर्नियर कैलिपर। जरूरी नहीं कि हर वैल्यू 0.1 मिलीमीटर तक ही हो, इससे छोटी भी तो वैल्यू हो सकती है। उसको मेजर करने के लिए फिर वर्नियर कैलिपर की बस की बात नहीं होगी, उसके लिए फिर हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। पेज नंबर 13। पेज नंबर 12 पे ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स की डेफिनेशन है, इसे अंडरलाइन कर ले। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, ये हाईलाइट कर ले इसे। ये 5 लाइंस हैं। वर्नियर डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैव ग्रेटर प्रिसिशन देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज 0.01 मिलीमीटर। अब हम चले हैं तीसरा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा जो आ रहा है, जो 0.1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू को मेजर करेगा।
उसका नाम है स्क्रू गेज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा, फिर इसकी पिच है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, जो कि 1 मिलीमीटर होती है, ये एमसीक्यू है, और फिर इसका लीस्ट काउंट। .01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। पेज 13 पे स्क्रू गेज, पहली 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन है। A screw gauge is an instrument that is used to measure small length with greater accuracy than a vernier caliper. वर्नियर कैलिपर से छोटी लेंथ मेजर करता है। It is also called a micrometer screw gauge, या एमसीक्यू भी है। इसके बाद इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन पे आए। थर्ड लास्ट लाइन पे इट इज बिकॉज के बाद द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। स्पिंडल के ऊपर जो 2 लाइंस बनी होंगी उन्हें थ्रेड्स कहते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 1 मिलीमीटर का होता है, और यही 1 मिलीमीटर पिच कहलाती है स्क्रू गेज की। इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ पे आए। नीचे वाले पैराग्राफ की 5वीं लाइन में 10 के बाद ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रू 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। इसे हाईलाइट कर लें और इसके साथ लिख लें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन है। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 13 के लास्ट पे लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमने अभी 1 मिलीमीटर से 10 को डिवाइड किया तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आया। फिर 0.1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे, यानी 10th पार्ट मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर का, तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है कि आप फार्मूले के तहत लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच जो है वो तो हमने पहले बता दिया मैंने आपको कि पिच 1 मिलीमीटर होती है, तो ये आ गया 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे होती है 100, तो नंबर ऑफ डिवीजन हो गई 100। जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पे आ जाइए। पेज 14 पे ये दूसरी लाइन में एमसीक्यू है, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। पेज नंबर 14। जीरो एरर। अब जीरो एरर स्क्रू गेज की। जीरो एरर पॉजिटिव और जीरो एरर नेगेटिव।
स्क्रू गेज की जीरो एरर। इसके लिए आप पेज नंबर 14 ओपन करें और जीरो एरर जहां पे लिखा हुआ है इसके पहला पैराग्राफ जो है उसकी तीसरी लाइन पे आए। आखिर पे देख के लिखा है इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से मिल जाए जीरो एरर जीरो होगा। नहीं मिलता फिर वो इसी तरह दो बातें होंगी कि या तो आगे निकल जाएगा इंडेक्स लाइन से या पीछे रह जाएगा। दूसरा पैराग्राफ जीरो एरर पॉजिटिव का है। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। यानी जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाएगा तो जीरो एरर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से आगे निकल जाएगा जीरो एरर नेगेटिव हो जाएगी। तीसरे पैराग्राफ की पहली दो लाइनें जीरो एरर नेगेटिव, दूसरे पैराग्राफ की पहली दो लाइनें जीरो एरर पॉजिटिव, पहला पैराग्राफ की थर्ड लाइन से एंड पे इफ जीरो से लेके और आखिरी लाइन तक जीरो एरर जीरो। इसके बाद पेज नंबर 16, ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, अब हमारे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पेज नंबर 16, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पेज 16, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, आप लिख लें इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure mass। मास मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद पहला इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल बैलेंस। हाईलाइट कर ले इसकी डेफिनेशन, पहली दो लाइनें। A physical balance is used in laboratory to measure the mass of various objects by comparison। यहां तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद पेज नंबर 17 पे दूसरा है हमारा लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस में सारा पैराग्राफ आपने करना है, सारे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें। ए लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड masses on the other, the pointer of the lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard masses। रोक के चाली मिनट टीचर लोग क्या है कि हमारे भी आप पानी की तरह ना बचता है। चलो ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 18, यहां पे तीसरा बैलेंस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसकी पहली तीन लाइनें हाईलाइट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंजेस। यहां तक इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। इसके बाद बीम बैलेंस, यहां पे एमसीक्यूज हैं। बीम बैलेंस की
लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, ये हाईलाइट कर लें। बीम बैलेंस लीस्ट काउंट, मिलीग्राम और 0.1 ग्राम। फिजिकल बैलेंस, इसका लीस्ट काउंट जो है 10 मिलीग्राम और 0.01 ग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीग्राम और 0.001 ग्राम। यानी अगर हमारे पास 3 बैलेंस हो, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और हम उनमें मेजर करना चाहें 1 रुपये कॉइन को मेजर करना चाहते हैं, उसका मास मेजर करना चाहते हैं, तो बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो ये है, फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट जो है वो ये है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट ये है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट मिल रहा है, यहाँ पॉइंट पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट पर 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये कॉइन का मास सबसे एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स इसके आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा लीस्ट काउंट के लिए, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसके बाद पेज 16 पे स्टॉप वॉच, पेज 18 स्टॉप वॉच। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया, मास मेजरिंग पढ़ लिया। अब हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉच, पेज नंबर 18। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू मेजर टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी काम करने का टाइम का दौरानिया मेजर करता है स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच जो है वो 2 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, 2 टाइप्स, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, क्योंकि नॉर्मल जो वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट जो होता है, नॉर्मल वॉच, इसका लीस्ट काउंट जो रिस्ट वॉच है आपकी, इसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। तो स्टॉप वॉच 1 सेकेंड से कम टाइम मेजर करती है, जितना एक्यूरेसी होगी 0.1 सेकेंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच मेजर करेगी। और डिजिटल स्टॉप वॉच ये इससे भी कम करेगी, इसका लीस्ट काउंट
0.01 सेकेंड होगा। अब आप ये हाईलाइट कर लें पेज नंबर 18, स्टॉप वॉच। आखिर पे पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है, स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। यहां तक स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस में पहली है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, कैन मेजर ए टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड। दिस वन, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच की डेफिनेशन भी है और साथ में काउंट भी है। इसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉचेस। डिजिटल स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ये लेबोरेटरीज में यूज होती हैं, एंड मेजर टाइम इंटरवल ऑफ 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। ठीक है जी, ये डिजिटल स्टॉप वॉच की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन में सम डिजिटल बैलेंस मेजर 0.0001 ग्राम और 0.1 मिलीग्राम। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट नजर आ रहे हैं आपको, 4 डिजिट। पॉइंट के बाद 4 डिजिट नजर आ रहे हैं, 3 जीरो पॉइंट के बाद है और फिर 1 है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, 0.0001 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में डिजिटल बैलेंस मौजूद है, जिसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ये सबसे एक्यूरेट है। इसके बाद पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 से हमने फिर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।